बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कक्षा 11 के अध्याय 1 भौतिक जगत के अंतर्गत भाग 1, 2, 3 और 4 पर। भाग 4 में हमने बात की थी कि हमारे प्रमुख वैज्ञानिक और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। इसमें हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन पर बात किया था, सत्येंद्र नाथ बोस के संबंध में बात किया था और सर सीवी रमन के बारे में बात की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं भाग 5 पर, और हमारा भाग 5 जो है वह प्रकृति के मूलभूत बल एवं संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए अपन लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति में पाए जाने वाले मूलभूत बलों के बारे में, और उसके बाद में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे संरक्षण के सिद्धांतों के बारे में। तो आप जानते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को उठाकर फेंकते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है, किसी चीज को खिसकाना हो तो बल लगाना पड़ता है, किसी चीज को खींचना हो तो बल लगाना पड़ता है। तो ये सभी बलों के उदाहरण हैं। ऐसा ही प्रकृति भी एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल क्रियाशील होता है। तो कुछ बल प्रकृति में ऐसे हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं। किसी भी वस्तु को खींचना हो तो हमें बल लगाना पड़ेगा, पर कुछ बल तो ऐसे हैं जो प्रकृति स्वयं अपने आप लगाती है। तो ऐसे बलों को हम प्राकृतिक बल कहते हैं, और मूल रूप से 4 प्रकार से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, बांट सकते हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। 2 द्रव्यमान सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके मध्य लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सामान्यतः बहुत बड़े आकार की वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और यही कारण है कि वस्तु पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल के प्रभाव से ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये सभी उदाहरण जो हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच क्रियाशील होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ी वस्तुओं के मध्य ही क्रियाशील होता है, छोटी वस्तुओं के मध्य भी क्रियाशील होता है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि छोटी वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। तो बहुत कम मान होने से हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। जितना बड़ा द्रव्यमान होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। तो स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल लगता है, जबकि गतिमान आवेश एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। इस प्रकार के बल को विद्युत चुंबकीय बल के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे आगे जाकर कि 2 धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, 2 ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धन आवेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार का बल कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। अब यदि आवेश गतिमान हो, गतिमान यानी कि आवेश गति कर रहा हो, 2 आवेश यदि गतिशील हो तो उस पर एक बल लगता है, और वो चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से 2 गतिमान आवेश भी एक दूसरे पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। तो इन दोनों को मिला जुला नाम दे दिया विद्युत चुंबकीय बल। तो ये विद्युत चुंबकीय बल की परिभाषा हुई। फिर आता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल इसको नाम इसलिए दिया कि ये जितने भी बल प्रकृति के अंदर अभी तक ज्ञात हैं, उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल है। और ये बल लगता कहाँ है? परमाणु के नाभिक के अंदर। नाभिक के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमाणु की नाभिक बहुत सूक्ष्म होती है, और उस सूक्ष्म नाभिक के अंदर भी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाम के कण पाए जाते हैं। तो ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन इनके मध्य आपस में लगता है। आपस में से तात्पर्य है कि ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी लगता है, और प्रोटॉन के बीच भी क्रियाशील होता है।
तो इस प्रकार का बल कहलाता है प्रबल नाभिकीय बल, और यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, ये कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है। तो प्रबल आकर्षण बल है ये, इसको नाभिकीय बल भी कहते हैं। और कुछ बल होते हैं वो दुर्बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव विघटन की घटना में, रेडियो एक्टिव विघटन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जो अपने आप टूट जाते हैं और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नाभिक टूटते हैं उन पदार्थों के, तो इस घटना को रेडियो एक्टिव विघटन के नाम से जानते हैं। अब जब रेडियो एक्टिव विघटन की घटना होती है तो उसमें मूलभूत कण उत्पन्न होते हैं, कुछ मूलभूत कण उत्पन्न होते हैं, और इन मूलभूत कणों के मध्य एक बल लगता है जिस बल को दुर्बल नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। तो ये दुर्बल नाभिकीय बल है। तो प्रकृति में मूल रूप से हम इन चार बलों के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है और दुर्बल नाभिकीय बल है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रकृति के मूलभूत नियमों के बारे में। ये प्रकृति के नियम है और मूलभूत नियम है, यानी कि फंडामेंटल लॉ कह सकते हैं इसको। इनका कभी वायलेंस नहीं होता, अर्थात इनका कभी उल्लंघन नहीं होता। तो संरक्षण के नियम प्रकृति के कुछ मूलभूत नियम है जिनका उल्लंघन कभी नहीं होता है। ये इस प्रकार है। तो देखिए कुछ नियम है हमारे जो संरक्षण के नियम कहलाते हैं, जिसमें पहला नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाया जावे तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है या निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। तो ये वाला नियम कहलाता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। जब हम कोई बल नहीं लगाते हैं निकाय पर तो उसका रेखीय संवेग जो है वो नियत रहता है। दूसरा नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ये कहता है कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाए, ये बाह्य बल के लिए था और अब जो नियम है वो है बाह्य बल आघूर्ण के लिए। तो यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जावे तो निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। तो कोणीय संवेग नियत के लिए शर्त यह है कि बल आघूर्ण का मान 0 होना चाहिए। तो निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है। तीसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह कहलाता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये वाला नियम कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। और चौथा नियम है आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। विलगित से तात्पर्य है कि अलग थलग। यदि कोई निकाय ऐसा है जिसका कोई लेना देना दूसरे से नहीं है, तो वो अलग थलग पड़ा हुआ है, तो उसके पास जितना आवेश है वो नियत बना रहेगा, वो न कम होगा न ज्यादा होगा। हाँ, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे प्रकृति के कुल कुछ मूलभूत नियम थे।